चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। साथ मिलकर चले, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शब हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तमाम सारे लोग जो एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत, जो नए आए हैं उनका और जो रोज आते हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत, जो ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो स्टोरी बनाने वाले लोग रहते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? सार्थक। तो ब्लॉग्स बनाते हैं आप? अच्छा, कौन से किसी स्पेसिफिक इशू पे या जनरल? इन जनरल जो भी मिल जाए, जनरल मिल जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सार्थक आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। तो वो जो सारे लोग आज शो में मौजूद हैं या शो का हिस्सा हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो बात करने के लिए लोग मौजूद हैं मैं उनसे सबसे पहले आज तारुफ करा देता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका खेड़ा आज बहुत दिनों बाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, थैंक यू सो मच। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर हैं आज, है ना? बिल्कुल मैं बिल्कुल, और मैं आपका मुद्दा भी समझ रहा हूं आज, लेकिन बात मुझे आज विपक्षी एकता की करनी है और मैं उसी पे करूंगा, विपक्ष की एकता पे ही बात करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है इश्यूज बहुत सारे हैं जो आएंगे, बीच में आएंगे। आपको सबसे पहली चीज ये है कि सब्र सीखना होगा हमारे शो में। आपको यू हैव टू वेट 1 आवर। क्या यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने से आए लेकिन बोल नहीं पाए। यू हैव टू वेट। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो चले जाइए, फिर बाद में वापस आइएगा। थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शैलेंद्र दुबे आर्थिक विषयों के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुद्दा मुझसे लोगों ने पूछा आज का क्या है, मैंने कहा मुद्दा तो आज का विपक्षी एकता है, लेकिन स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो ये कि अतीक का बेटा, जोर से बोलो, इनकाउंटर हो गया, मारा गया। हाँ जी, मिट्टी में मिल गया। तो अब सवाल ये है कि बात कहां से शुरू की जाए। बात दरअसल शुरू ये की जाए जहां से मैं आज तय करके आया, मैं तो वहीं से बात शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे बात कहनी है। ऑफ कोर्स कहिए, जरूर कहिए, आपको पूरा राइट है कहने का, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे ये बात योगी जी ने बोला था। और उन्होंने जो आज उस पर जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद ओवैसी ने जो कहा वो मैं जरूर यहां पे कह देना चाहूंगा, फिर मायावती ने और अखिलेश जी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मसला है। ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नसीर को जिसने मारा, ये वो 2 लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के पास बॉर्डर पर कहा गया कि ये जानवरों की या गाय की तस्करी कर रहे थे, उनको घेर के मारा गया। तो जुनैद और नसीर को जिसने मारा, तुम उसका भी क्या इनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम मजहब के नाम पर इनकाउंटर करते हो, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। ये इनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मैंने कहा कि सबसे पहली शर्त है यहां पे सब्र, और नहीं है तो चले जाओ। ये इनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अदालतें बंद हो गई हैं। मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अखिलेश कह रहे हैं झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दे से ध्यान भटका रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करती। अब बोलो, अब मैं बात कर चुका, अब बताओ, बोलो। देखिए, इस चीज को मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, राजनीति में नहीं जा। उन्होंने गलत किया। 1 महीने से क्यों चुप रहे थे? जब अपराधी श्रेणी में था, आपने आपको सरेंडर भी 5 लाख का इनाम था।
5 लाख का इनाम था, किसी ने 5 लाख की मुखबरी दी थी क्या? और जो अतीक अहमद जी कल कह रहे थे हमें रगड़ा जा रहा था, उनके तो अपने पिताजी। नहीं, बात तो ये कही गई कि पुलिस कहती है कि वो जो काफिला आ रहा था अतीक का, उस पर वो आक्रमण करने वाले थे। बाकी जो कानून वाले कह रहे हैं कि वो कह रहे कि अदालतें जब हैं तो फिर ऐसा क्यों किया। ये बातचीत है, इस पर जोड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे पहले, जी मैं आऊंगा। देखिए, ये बात सही है कि भाजपा को कानून पर विश्वास नहीं रहा, और मुझे लग रहा है न्यायालय इन पर भी एक बार बिल्डोजर फेर दिया जाए तो काम ही खत्म हो जाए तुरंत। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। ऐसा जब आपका न्याय पे विश्वास नहीं है, 2019 में भाजपा के गृह 5 लाख का अपराधी था वो। सुनिए 2 फरवरी 2023 तक उस पर कोई अपराध नहीं था। जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, इसके बाद उस पर सारे अपराध लगाए गए, और उसके बाद भी जो इनके हंसराज अहीर हैं राज्य मंत्री, लोकसभा में उन्होंने कहा, ये क्या बात करेंगे, उन्होंने कहा था कि 2018 में जो 22 फेक एनकाउंटर हुए, 17 उत्तर प्रदेश के 77%, और 2022 में नित्यानंद राय ने कहा लोकसभा में, उन्होंने कहा कि जो 814 हुए हैं उसमें 117 उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर। मैं आया जी। प्रतीक जी, आज का विषय हालांकि कुछ और था, लेकिन मैं इस पे जवाब दे दूं। इंडियन मूवी में सन्नी देओल का बड़ा एक फेवरेट डायलॉग था, जब कोई आपकी माँ की इज्जत लूटने आए तो बेटा क्या बाप से परमिशन लेगा? उसी तरह मैं पूछ रहा हूं, कानून के दायरे में रहकर यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया है, और कानून के दायरे में रहकर वो सब मुजरिमों का इनकाउंटर होगा, और उन सब मुजरिमों पे कड़ी कार्रवाई होगी जो यूपी में दहशत फैलाते थे। ये मोदी का राज है, ये योगी का राज है, ये अंत्योदय मूल मंत्र का राज है, अंतिम व्यक्ति का विकास का राज है। इसके अंदर जो भी आएगा उन सब पे कार्रवाई। ब्लॉक बंद तो रहा है ना, कोई कमी पेशी तो नहीं आ रही? जब बातें ज्यादा हल्ला चाहिए तो ज्यादा हल्ला भी करवा सकते हैं। नहीं, ठीक बना रहे हैं ना, बनाते रहिएगा, मुद्दा गर्म है। मैं वैसे तो लाया तो कटिंग था वर्ल्ड बैंक की, और राहुल ने एक ट्वीट भी किया था कि बेरोजगारी 40 और इतने फीसदी, और ये और वर्ड मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मैं अतीकी में रहूंगा, आपकी इच्छा आज पूर्ण होगी। मैं लाया यह था कि दुनिया की आर्थिक रफ्तार 2%, भारत की 6.3% रहेगी। ये पर्ची काटते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं हम सुबह तो एक कैंची रखते हैं साथ में, 17 पेपर पढ़ते हैं तो उसमें काटते रहते हैं, काट के रखते रहते हैं। कर्नाटक वाला कर्नाटक की फाइल में, ये उनके लिए है जो विद्यार्थी हैं। कर्नाटक वाला कर्नाटक की फाइल में, आर्थिक मुद्दों पे। अतीक वाला मैं नहीं काटता क्योंकि वो मुझे ध्यान रहता है। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, उसमें 111 विधायक बीजेपी की अपराधी हैं। कब चलेगा बिल्डोजर? और कब उनकी गाड़ी भी पलटी जाएगी कि नहीं पलटी जाएगी? लोकसभा के एक सेकंड एक मिनट, वन बाई वन। हाँ बोलो, कहाँ से आना? इनका भी पार्टी था, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ। सपा का लोग गुंडा नहीं थे। हमारे देश के जवान को मारेंगे, हमारे देश को जवान को मारेंगे वो लोग। सपा के पाले पोसे गुंडे थे, आज मिट्टी में मिल गए। भारत माता की, भारत माता की, ये हुई बात। वो आपका कैमरा ब्लॉग वाला इधर था कि नहीं था? मैं पूछता रहूंगा बीच में। जी जनाब। प्रतीक जी, आपका ऐसा शो है, मैं झारखंड के छोटे से जगह से आता हूं, जहां इस समय लोग बैठ के भूंजा फाँकते हुए आपका चौक चौराहे पे शो देखते हैं। उनका ये मनोभाव है, उनके तक आपका मैसेज जाता है कि जो देश को तोड़ने ही जा रहे हैं मोदी जी, उन सब पे कार्रवाई करेंगे, और निश्चिंत रहे, चुन कर कार्रवाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन सारे मुजरिमों को। एक सवाल का जवाब जो लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, इस देश में न्यायालय है, कानून है, और यह बात मैंने तब भी कही थी, उस समय मैं झारखंड के दौरे पे था, मैंने तब भी कही थी, और ये बात तब हुई थी जब आंध्र प्रदेश में वो रेप वाला पुलिस वाला इनकाउंटर हुआ, तब मैंने ये बात कही थी कि ये देखने में ठीक लग सकता है, लेकिन देश में कानून व्यवस्था है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि न्यायालय है, कोर्ट है, फिर यही न्यायालय ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया, यही न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड पे वो बेल पे चल रहे, तो वहां पे न्यायालय की अपनी भूमिका, यहां भी न्यायालय है। चिंता मत कीजिए, न्यायालय के पक्ष में रह के सारी कार्रवाई हो रही है, इंतजार कीजिए। इतनी बेचैनी अखिलेश यादव को क्यों हो जाती है? अरे भैया, इतनी बात करे, 2 दर्जन मुकदमे थे, और सुनिए, कानून ला करके बीजेपी के जितने गुंडे थे उनके 20,000 मुकदमे खत्म किए। कौन से कानून की बात आप कर रहे हैं? और इसी नोएडा में मैं बता रहा हूँ, ये डर
बने रहना चाहिए और ये डर जाहिर दिख रहा है अखिलेश यादव के चेहरे पे। क्या साठगांठ थी, क्या साठगांठ थी अखिलेश यादव की? स्पष्ट कीजिए प्रवक्ता महोदय, क्या साठगांठ? मैं आपको बता रहा हूं, जो विपक्षी एकता एक मुद्दा है, जो आपका विषय है, ये सारे एकजुट हो रहे हैं उनको गिराने के लिए जो देश को जोड़ रहा है। ये सारे एक हो रहे हैं उनको तोड़ने के लिए जो भारत का वैभव बढ़ा रहे हैं। ये सब मिलकर जुड़ भी जाएंगे। जिसके सर पे जनता का आशीर्वाद है वो ना टूटेगा ना गिरेगा, विकास की ओर भारत बढ़ेगा। कहां से आना हुआ गुरुजी? हिमाचल से। सबसे बढ़िया है वहां पे। कहां हिमाचल में? कहां से? शिमला से। टेम्परेचर क्या था वहां पे? टेम्परेचर तो कह नहीं सकते, मुझे तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, तो काफी दिनों से यहाँ पे मौजूद रहे होंगे। कुछ कहना है आपको? बस बढ़िया, आपको कहना है जी साहब। कहाँ से आए? मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ। आज जो उत्तर एनकाउंटर, प्रदेश के ही हैं आप हमारे? हाँ जी, जी बिल्कुल, एकदम एकदम बगल में दिल्ली के। जो आज एनकाउंटर हुआ है उसके बाद यूपी की सियासत में टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर, मेरी आदत है 3 बार चीजें पूछता हूँ। टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों टेम्परेचर बढ़ गया है? टेम्परेचर इसलिए बढ़ गया है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाएगा और फिर लोकसभा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। विकास की कोई बात नहीं होगी, विकास का, शिक्षा की कोई बात नहीं होगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम का रंग देके आप लोग लड़ाओगे, झगड़ाओगे। विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, गरीब आदमी की रोजगार की बात करो। हाँ जी, हाँ जी, यही आम आदमी की बात है और यही हो रहा है जी। हमें मिल गया, मैं आ रहा हूँ। मैं सम्मानित जनता से पूछना चाहूंगा, जब आप वैक्सीन लेने गए थे तो आपसे क्या ये पूछा गया था हिंदू है या मुस्लिम है? जब आप रोड पे चलते हैं तो ये पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम है तो ही रोड पे चलो? ये जब विकास की गति निकलती है तो ना हिंदू देखती है ना मुस्लिम देखती है, अंतिम व्यक्ति कौन खड़ा है, उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखती है भाजपा। बिल्कुल राधिका, क्योंकि मैंने आज शो जो रखा था विपक्षी एकता पे रखा था, और विपक्षी एकता पे मैंने कोई बात नहीं, रुको रुको, मैं भगाऊंगा। अगर उसको सवाल पूछने का इसको पूरा हक है, सवाल कहने का पूरा हक है, बिल्कुल। मैं बताऊंगा। अंदर अंदर मेरे पास आ जाओ, आजा आजा बेटा, आजा ना, आजा आजा, डरने की जरूरत नहीं, आजा। चुपचाप रहो। बात का बतंगड़ तुम बढ़ाते हो, हवा लगाते हो, उसमें आंच लगाते हो। तुम्हारे जैसे गांव में हम भी हैं, गांव के रहने वाले हम भी, हम मालूम कैसे हवा लगाई जाती। चुपचाप खड़े रहो, तुम भी सवाल पूछने का हक है आपको। जी राधिका, कहाँ गांव में यही हुआ? वो जो दो छोटा सा वो मेड़ का मसला था, दोनों लोग बैठ के तय कर सकते थे। एक ने ज्यादा काट दी उधर से ज्यादा काट दी और लड़ाई झगड़ा हो गया। तुम वही आदमी हो। एक तो प्रतीक जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आज यहाँ पे करना चाहूंगी क्योंकि ये मौका है जब हम बहुत लोगों को आपके शो पे और सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं। भारत में केस बहुत तेजी से कोरोना के बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मास्क पहनना चाहिए, और मैंने ये व्यवस्था रखी है कि सबको मास्क दिया जाता है। गार्ड साहब रुको नहीं, अपना काम करते रहो। और ये चीज हमें सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए कि सरकार ध्यान रखेगी, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है और ये हम देख चुके हैं। तो प्लीज सब अपनी इस कोरोना काल वापस ना आ जाए, इसलिए मास्क जरूर पहनिएगा। अब बात आते हैं, यहाँ पे बात हो रही है विकास की। बिल्कुल विकास ऐसा हो रहा है कि गरीब की आमदनी 50% घट गई है, मिडिल क्लास की आमदनी 10% घट गई है और अमीर लोगों की आमदनी 40% बढ़ गई है। और उस 40% जिसमें बढ़ी है उसमें एक ऐसे शख्स भी आते हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के शब्द है कि राम माधव जी ने 300 करोड़ रुपए की घूस खाई है। मेरे नहीं है, राम माधव जी को और मोदी जी को, उनके ऊपर भी केस कर। उन्होंने, राम माधव जी ने भी उस बात का क्लैरिफिकेशन दिया है और तो सभी देते हैं, एक केस उन पे भी कर दीजिए। बड़े बड़ी बहुत पुलिस भेजते हैं, कभी पवन खेड़ा जी को पकड़ने, कभी राहुल जी के ऊपर एक मानहानि का दावा अपने नेता पे भी कर ले। और 300 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। सोचिए कितना विकास हो सकता है और कितना रोजगार और कितने लोगों के घर में राशन आएगा। आज उन महिला आंटी जी से पूछिए, जब वो राशन खरीदने जाती है, सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको चुभता होगा जब दाल के दाम हो, आटे के दाम हो, घी के दाम हो, तेल के दाम हो, सबको चुभते हैं, मुझे चुभते हैं, सबका बजट हिल रहा है, लेकिन उस पे चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस पे हो रही है? हिंदू पे, मुसलमान पे, राम जी के ऊपर। क्यों? राम जी ने कहा है कि सबको खाना नहीं मिलेगा, राम जी ने कहा है कि रोजगार नहीं मिलेगा। ये वही मोदी जी उन्होंने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है मोदी
राम जी की बात ये कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, राम जी ने क्या ये कहा था राम मंदिर न बनाओ? राम जी ने ये कहा था सांस्कृतिक धरोहर को मत उठाओ? क्या राम जी ने ये कहा था बंगाल में महिलाओं पे हत्या हो तो चुप रहो, जहां भाजपा शासित है वहीं बोलो? राम जी ने ऐसे कहा था क्या? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष के लोग हैं, ये कहते हैं कि हमें खूबसूरती लोकतंत्र का नहीं दिख रहा। मैं लोकतंत्र की खूबसूरती यही दर्शाता हूँ। इन्होंने मास्क के लिए कहा, विपक्ष में इनके अच्छे सुझाव को मैं पालन करता हूँ, मास्क पहनता हूँ। क्या ये विपक्ष के लोग सरकार के अच्छे सुझाव देकर संसद को चलने देंगे? कैमरा आपका चालू है ना? बिल्कुल चालू रखना। मैं ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है और जहां इनको इंटरवेंशन करना चाहिए आप तुरंत आ जाइएगा, कूद जाइएगा वेल में भी, ये मत सोचिएगा आपको बड़ा अनुभव है। बिल्कुल जी। जब राम जी पे चर्चा हुई है तो करी भी जाए। आपको याद है अच्छा, ना? विपक्षी व्यक्ति की बात करेंगे नहीं क्या? बिल्कुल दोनों पे करेंगे, पर राम जी की बात हुई तो मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो बताइए अभी तक सपा के नेता पे आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए? रोटियां सेकनी है सत्ता के लालच में। जब वो रामचरितमानस का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक खुला क्यों? बताइए। ये रामराज की बात कर रहे हैं, इनके ही सवाल में इन ये भड़का रही हैं आपको, आप बिल्कुल भड़किएगा। जितनी भी भड़का ले, भारतीय जनता पार्टी का नीचे अतले स्तर का भी कार्यकर्ता को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है कि संस्कार में रह के वो जवाब दे। अब मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने रामराज की बात कही, रामराज में यह भी कहा गया है किसी पे अनावरण जाके बेवजह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। और संविधान के तहत मौर्य हो, राधिका जी हो, ऋषभ तिवारी हो, अगर गलत करेगा तो उस पर एक्शन होगा और इसमें कोई दो राय नहीं, एक्शन नहीं होगा। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो मुझे दिख गया वो दे दे। और वो ये है कि राम माधव वाली बात आपने कही, उन्होंने कहा कि मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा कोर्ट में, एंड उनका वर्जन है, उन्होंने कहा मैं डिफेमेशन के लिए जाऊंगा। जी ऑफ कोर्स, हम कमिंग। जी देखिए, अभी बात हो रही थी, बीजेपी वालों ने कहा, इनसे ये भी पूछ लो, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने तो रामचरितमानस की चौपाई पे सवाल उठाया है। इन्होंने राम पे सवाल उठा दिया कि राम कहीं खीर खाने से पैदा होते हैं। ऐसे लोग मंत्रिमंडल में और उत्तर प्रदेश के जो संत हैं, खुद योगी आदित्यनाथ उनके बगल की कुर्सी में बैठे हैं। आपकी हिम्मत है उनकी आलोचना करने की? योगी जी ने क्या कहा? हनुमान जी की जाति कौन सी है? पिछड़े जाति के बता दिए। आपके उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या कह दिया? टेस्ट ट्यूब बेबी सीता को बता दिया। अरे आप इधर आओ, इधर आप तो समाजवादी वाले हैं ना, है ना? बिल्कुल है, समाजवादी है ना? अरे आपका तो पूरा विश्वास है ना रामचरितमानस पे? देखिए, रोज आपके शो की शुरुआत में चौपाई से ही करता हूँ। बस आप जब भी शुरुआत करिए रामचरितमानस से ही करिए, बाकी पार्टी को जो कह रही करने दीजिए। बीजेपी वालों को इसीलिए तो कहता हूँ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले तो जान हारा। लेकिन अच्छा, ये तो नहीं होगा कि इधर से उधर कहीं चले गए। मिले न रघुपत बिना अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के मिलेगा नहीं। हर व्यापक आया जस्ट गिव मी अ सेकंड, जल्दी क्विक। देखिए, मैं इनको कहना चाहूंगा, रघुपति राघव राजा राम, पवित्र पावन सीताराम। थोड़ा ठंडा रखिए, धैर्य रखिए। अभी कार्रवाई चल रही यूपी में, कहीं ये सीवड़ी की गाड़ी अखिलेश जी तक ना पहुंच जाए। थोड़ा संभल के रहिए, शांति से रहिए, विकास की बात कीजिए। जातिवाद की राजनीति बहुत कर ली, धर्म की राजनीति बहुत कर ली। बात कीजिए कि आपके अभी तक इस 70 साल के बाद भी अभी तक 18,000 गांव में बिजली क्यों पहुंचानी पड़ी? अभी 2 एम्स थे, 16 एम्स अब क्यों बने? क्यों 7 किलोमीटर से 32 किलोमीटर अब बन रहे हैं? केवल अमेठी के अंदर 98,000 आवास योजना क्यों बन रही है? जी अभी ये भाई साहब हर रोज हर डिबेट में रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पढ़ते हैं। इनको पूरी रामचरितमानस याद है। जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इनको पूरी रामचरितमानस याद है और समाजवादी पार्टी के प्रगाढ़ एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मौर्य जी जिन्होंने अपमान किया था, पन्ने फाड़े, और उनके समर्थकों ने आग लगाई रामचरितमानस के पन्नों का अपमान किया, क्या कभी अखिलेश यादव जी से उन्होंने सवाल किया कि अब तक उनको निष्कासित क्यों नहीं किया? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? आप यहाँ पर आकर हर रोज रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हैं, लेकिन योगी जी से भी सवाल करते हैं कि आप उनको बगल में बिठाते हैं। आप हर रोज अपने रामचरितमानस के ज्ञान का आप बखान भी करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों पर कभी सवाल। इसको पत्रकारिता की दुनिया में आम जन की मामले में कहा जाता है कि दोहरा, जोर से बोलो, भगा दूंगा। दोहरा, जोर से बोलो, भगा दूंगा यहां से। दोहरा, हाँ बोलिए, कहां से आना हुआ? भाई साहब, मैं बड़ा दुखी होकर के यहाँ पे आ जाए। नहीं, दुखी लोगों की यहाँ कोई काम नहीं। विषय है, हाँ, एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा,
एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर जो सीसीटीवी में दिख रहा है गोली चला रहा है, उसका एनकाउंटर होता है और ट्वीट करता है कि भाईचारा को खत्म कर रही है। ये कौन सा भाईचारा? वो अतीक के बेटे असद की बात कर रहे हैं। असद का एनकाउंटर हुआ, वो अपराधी है, गोली चलते हुए दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। उसके अगर एनकाउंटर हो जाते हैं तो कहते हैं भाईचारा खत्म हो रहा है। भैया अगर भाईचारा की है तो उमेश पाल का जब हत्या हो रहा था तो भाईचारा खत्म नहीं हुआ। दूसरा विषय सर, 2024 के चुनाव का कहते हैं हिंदू मुस्लिम। सर एक एनकाउंटर हुआ अपराधी का, हिंदू मुस्लिम कौन लाया? वही लाया जो कहता था कोरोना से पुरुषत्व तो खत्म हो जाता है। और नहीं, और अखिलेश जी ने भी कहा था और उनके एमएलसी ने भी कहा था, कोई सिन्हा जी थे। और सर ये लाइव है, मैं दिखा दूंगा। और आखिरी विषय सर, अब विपक्ष का जो आपका मुद्दा है, मैं आया, इसमें आया बात पे जी। जवाब जी। देखिए जिस मौजू पे है, मुझे लगता है कि 2002 बात शुरू हुई थी, आप देर से आए, बात अतीक से शुरू हुई क्योंकि मैंने कहा कि मैं रहूंगा विपक्षी एकता पे, लेकिन बात अतीक से शुरू में आ रहा मैम जी। मैं माजरत चाहता हूं, मैं देर से आया। कोई बात नहीं। देखिए क्या है समस्या, क्या है, मुझे लगता है 2024 में जो है भाजपा को जोर का झटका जो है वो थोड़ा धीरे से लगेगा। जिस तरीके से विपक्षी एकता सामने आ रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरों के ऊपर जो है अजीब सी परेशानी देखने में आ रही है, तो वो उसका एक पस मंजर हमें सामने नजर आ रहा है। और आज जो दो देखा वो क्या है, देखिए समस्या समझ लीजिए। अभी देखिए, देखा ये है तकलीफ, ये है जब इनके साथ नीतीश कुमार होते हैं तो वो बहुत सही होते हैं। जैसे ही वो इनकी पार्टी छोड़ देते हैं वो करप्शन वाले में चले जाते हैं। हालांकि उनकी छवि के ऊपर आप कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं एक मिनट, हाँ बोलो क्या हुआ? वो तो नीतीश तो पलटू हिले है, उसका बात ही बंद कीजिए। उसका बात तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे नीतीश कुमार का भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मुद्दा किसकी थी? आप क्या बोले कि यहाँ पे जो बीजेपी की है कि चेहरे पे खत्म हो रही है हंसी। ये इस जमाने में, इस युग में कभी संभव ही नहीं है। इस जमाने में आपका और मेरा दोनों का लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी कभी खत्म नहीं होगा। ये चला हो रहा है और जिंदगी भर चलेगा। आप देखो, एक बात बताओ, एक तो क्वेश्चन है, क्या नाम हो गया? सत्येंद्र पांडे। सत्येंद्र पांडे कहाँ से? बिहार से। ये तो मैं समझ ही गया था बिहार से है आप। एक तो सवाल है हमारा, क्यों नहीं रौनक खत्म होगा चेहरे का? कारण क्या है? क्या कमी क्या है? क्या कमी है? आप 65 साल, मेरा तो मतलब मेरा एज ज्यादा है नहीं ना। मेरा एज ज्यादा नहीं ना, मेरा एज ज्यादा नहीं है। 27-28 है ना, है ना मेरा 27-28 साल एज। कितना? 28 साल। मेरा एज आपका है। 65 साल में कांग्रेस क्या किया? आप बताओ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये हवाई जहाज, कुछ हवाई जहाज नहीं। ये जहाज दिया। 65 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे कह रहे ना हवाई जहाज दिया, कुछ नहीं दिया, भाड़ दिया, वो कुछ नहीं दिया, बर्बाद कर दिया देश को, बेच दिया। एक मोदी जी कहीं आकर पूरे सलाह देंगे क्या दिया? चलिए, ये कांग्रेस की 70 साल में सबसे बड़ी कमी रही कि सब कुछ करने के बाद भी आज हमें बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया। और यहाँ पे जो सब ये गलत बात, मैं पक्का भगाऊंगा। दिस इज नॉट द वे। हर आदमी को बोलने का हक है। जी सर, नो। सबसे पहली बात, कोने में खड़े हो जाओगे, नहीं सुन पाऊंगा। यहाँ आओ। महात्मा गांधी हो, भगत सिंह जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब जेल गए ताकि आज आप इस आसमान के नीचे खड़े होके अपनी बात बेखौफ से कह रहे थे। और इनके नेता बड़ी बड़ी माफीनामे लिख रहे थे और कह रहे थे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और दूसरी बात, कांग्रेस ने सबको हक दिया। आज ये जो युवा यहाँ बात कर रहा है, 18 साल की उम्र पे वो वोट दे सके, वो हक भी राजीव गांधी लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। ये कैमरा हम लेकर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो छोटा बुग्गी पे गए थे पार्लियामेंट में और कहा था कि हम कंप्यूटर नहीं आने देंगे। और मैं फिर पूछूंगी, इनसे पूछे, आइए प्रतीक जी, लूंगा। इनसे पूछिए कि आज कितना महंगा तेल खरीद रही है। पूछिए। मैं पूछ लूंगा। अरे रुको, क्या हुआ? हल्ला क्यों बजा रहे हो? सर 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, आज वो बीजेपी बेच रही है। अच्छा, क्या बेचा? सब बेच रहे हैं, आपको दिख रहा है। 70 साल में जो जोड़ा था वो सब बेचा जा रहा है। अभी तो कह रहे हैं कोई पार्टी से मुझे रुको। हाँ, पूछिए कि आज जब वो खरीदने जाती है, क्या इनके बजट में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे भाई, इनका सवाल है। रुकिए एक मिनट, मैं भगा दूंगा यहाँ से। लो जी, प्रतीक जी देखिए, लो
बहस से दूर हो जाएंगे, नारों में मशगूल हुए तो बहस से दूर हो जाएंगे। बहस में रहना है तो सीखना होगा। गार्ड साहब का टाइम हो गया क्या ब्रेक का? ले ले क्या? रुकिए, फिर आपको रुकना पड़ेगा। यू हैव टू वेट। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती दिखाई दी, जो रूस के हमले से बचाव के लिए तैयारियों में जुट गई, क्योंकि मोल्दोवा को भी मालूम है कि देर सवेर वो पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का यह पड़ोसी भी उसी की राह पर चल पड़ा है और नेटो जैसे एक बड़े संगठन का हिस्सा बनना चाहता है ताकि रूस की रोज रोज की धमकियों से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन उसकी ये चाहत ही उसके लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। रूस के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोल्दोवा अगला यूक्रेन हो सकता है, यानी अगर वो नेटो में शामिल होने की सोचेगा तो रूस उस पर भी मौत बरसा देगा। और उनके बयान ने मोल्दोवा के माथे पर पसीना ला दिया था। इसके साथ ही उसका डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में मजबूत होती जा रही है और यूक्रेन के उसी हिस्से से मोल्दोवा की सीमाएं लगती हैं। रूस के कब्जे वाला मारियोपोल तो वहां से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मतलब यह कि रूस जब चाहे तब मोल्दोवा को मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसी वजह से मोल्दोवा ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी सेना ने मिलिट्री ड्रिल करके जंग की अपनी तैयारियों को परखा। हालांकि मोल्दोवा की यह तैयारी उसी के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच मौजूद ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस ने पहले से ही मोल्दोवा की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि रूस के समर्थन की वजह से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद अलगाववादी मोल्दोवा को आंखें दिखाते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने मोल्दोवा की मिलिट्री ड्रिल को तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। अलगाववादियों के मुताबिक मोल्दोवा सैन्य अभ्यास करके उकसाने वाला काम कर रहा है। इस धमकी को देखें तो आने वाले दिनों में मोल्दोवा पर खतरा और बढ़ सकता है। इधर दिल्ली के सादिक नगर इलाके के द इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्कूल को खाली कराया गया। हालांकि वहां बम होने की खबर महज अफवाह निकली, लेकिन पहले बम होने की खबर से वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को फौरन बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है और उसके बाद छानबीन भी की गई है। पुलिस ने तलाशी पूरी होने पर इस खबर को फर्जी बताया। सारा कुछ हमने चेक कराया। पुलिस के मुताबिक पहले भी इस स्कूल को धमकी भरी ईमेल आई थी, जिसे जर्मनी के सर्वर से भेजा गया था। इस बीच पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर अफवाह निकली। पुलिस के मुताबिक फोन के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम होने की सूचना की खबर के बाद यहां पर पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर भिड़ गए। इस बार भी लड़ाई नगोर्नो कराबाख के लिए हुई है। दोनों पड़ोसियों की सेनाओं ने नगोर्नो कराबाख के पास एक दूसरे पर जबरदस्त गोलीबारी की है, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मेनिया ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं अजरबैजान ने अपने 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख के पास काम कर रहे उसके सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अजरबैजान का दावा बिल्कुल उलट है। वो कह रहा है कि आर्मेनिया की फौज ने उसके सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जिस नागोर्नो कराबाख इलाके के पास अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे पर टूटे, वो जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि बीते 35 साल से लड़ मर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख का इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है और उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। और यही बात आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में पूरे फसाद की जड़ है। इसलिए नगोर्नो कराबाख के लिए दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसी वजह से 2020 में दोनों ने 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप गोले और बम बरसाए थे। लड़ाई में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल सितंबर में आर्मेनिया और अजरबैजान नगोर्नो कराबाख के लिए फिर लड़ पड़े और इस बार भी नगोर्नो कराबाख के पास दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोली चला दी। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके दक्षिण में मौजूद श्यूनिक प्रांत में तैनात सैनिकों पर अजरबैजान ने हमला किया। श्यूनिक प्रांत लाचिन कॉरिडोर के पास है और लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। लाचिन कॉरिडोर अजरबैजान से भी गुजरता है और बीते दिसंबर से उस पर अजरबैजान के लोगों ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इसलिए आर्मेनिया भड़का हुआ है।
उसका आरोप है कि लाचिन कॉरिडोर बंद होने से आर्मेनिया से नागोर्नो कराबाख तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा। इसी वजह से उसके और अजरबैजान के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दोनों के बीच ताजा लड़ाई उसी का नतीजा है। लेकिन इस लड़ाई ने यूक्रेन में फंसे पुतिन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी दोनों रूस के पुराने साथी हैं। 2020 में पुतिन ने ही दोनों की लड़ाई रुकवाई थी। अपने पुराने साथियों की सुलह करवाकर रूस यूक्रेन पर फोकस कर रहा है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। रूस के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अगर उसने दोनों को शांत नहीं कराया तो यूक्रेन की तरह वो भी कल को अमेरिका के पाले में जा सकते हैं। अमेरिका पहले ही आर्मेनिया को अपनी तरफ करता दिख रहा है और अगर पुतिन का यूक्रेन से ध्यान भटका तो अमेरिका और नेटो वहां रूस को पछाड़ सकते हैं। इधर नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की बेटी रागिनी यादव से ईडी ने पूछताछ की। इसके लिए उन्हें दिल्ली से ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां ईडी के अफसरों ने उनका बयान दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में रागिनी यादव भी आरोपी हैं। एक दिन पहले इसी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी थी। ब्रिटेन के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच जंग तय मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ताइवान पर हमला करेगा अमेरिका उसके बचाव में कूद पड़ेगा और तब ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के पास न सिर्फ दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं बल्कि परमाणु हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। इस बीच हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के सामने आने के बाद दोनों देशों में जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि दस्तावेज के मुताबिक चीन को यकीन है कि अमेरिका से उसका युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए चीन ने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सीक्रेट टेस्ट किया जो अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसी साल 25 फरवरी को किया था। इसका नाम DF-27 है और इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल बताया जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से तबाह कर सकती है। DF-27 नाम की इस मिसाइल की रेंज 14,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 10,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। दावा है कि इस मिसाइल से चीन बैठे बैठे अमेरिका में हमला कर सकता है, यानी चीन इस फिराक में है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उसने हाल ही में मिलिट्री ड्रिल कर अमेरिका को अपने तेवर दिखा दिए थे। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी, क्योंकि चीन का गुस्सा इस बात पर है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में खड़ा है। अमेरिका की वजह से ही चीन ताइवान को हड़पने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-27 के अलावा पिछले महीने नया युद्धपोत भी लॉन्च किया। हालांकि चीन के पास पहले से ही कई युद्धपोत हैं, जिनमें से ज्यादातर की तैनाती उसने ताइवान को घेरने में कर रखी है। इसके साथ ही चीन के एक रॉकेट लॉन्च करने की भी जानकारी दी गई, यानी चीन महायुद्ध की तैयारी में जी जान से जुटा है। हालांकि अमेरिका ने भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके कई युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसके अलावा ताइवान तो एक तरह से उसका मिलिट्री बेस ही है, जहाँ पहले से ही उसके कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें। उमेश पाल मर्डर केस में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम झांसी में एनकाउंटर में ढेर। दोनों फरार आरोपियों पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। असद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को सीएम योगी की बधाई। यूपी बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। डिप्टी सीएम बोले, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उमेश पाल मर्डर केस में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अतीक और अशरफ। रिमांड कॉपी में पुलिस का बड़ा पर्दाफाश, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाता था हथियार। जा रहा है बाइडेन ने इसे बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को आदेश भी दे दिया है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर कभी भी उसे चीन से भिड़ना पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका चीन से निपटने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा है और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एंटी शिप मिसाइलें ही हैं, क्योंकि ताइवान को घेरने के लिए चीन ने उसके आसपास अपने कई जंगी जहाज उतारे हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर हवा से अटैक करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इसीलिए अमेरिका एंटी शिप मिसाइल हार्पून के नए वर्जन को बनाने में तेजी से जुटा है। अमेरिका इसे अपने घातक लड़ाकू विमान F-35 में फिट करेगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब उसका ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यानी अमेरिका चीन पर ऐसा हमला करना चाहता है जिसे शी जिनपिंग की सेना चाहकर भी न रोक पाए। इधर महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई दर मार्च में घटकर 6% से नीचे पहुंच गई, जो पिछले 15 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च से पहले यानी फरवरी में रिटेल महंगाई दर 6.44% थी,
जो मार्च में घटकर 5.66% रह गई। और इसने आरबीआई के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया, क्योंकि आरबीआई ने रिटेल महंगाई दर को 2 से 6% के बीच रखने का लक्ष्य तय किया था। उधर म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हमला तब किया गया जब बड़ी संख्या में लोग विद्रोही गुट पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तभी म्यांमार की सेना ने वहां एयर स्ट्राइक कर दी। लड़ाकू विमानों से लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए और जब लोग जान बचाकर भागने लगे तो उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई गईं। इस हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हमला सगाइंग प्रांत में हुआ, जो म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से 110 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। कार्यक्रम वाली जगह से धुआं निकलता दिखाई दिया। बम की चपेट में आने से वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलें जली नजर आईं। असल में 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने ऑंग सान सूची की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और तभी से म्यांमार की सेना के खिलाफ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों का सामना करने में जमीन पर कमजोर पड़ने लगी तो उसने हवाई हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिनमें अब तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सगाइंग प्रांत में किया गया यह हमला सबसे बड़ा बताया जा रहा है। म्यांमार की सेना की ये एयर स्ट्राइक तब हुई जब वहां के एक इलाके में पीडीएफ यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स के एक दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा था। पीडीएफ एक विद्रोही गुट है जो म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अभियान चला रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हमले के वक्त वहां 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन पर म्यांमार की सेना ने लड़ाकू विमानों से बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर से 20 मिनट तक लोगों पर फायरिंग की गई और आसमान से अचानक हुई बमबारी की वजह से वहां भगदड़ मच गई। देखते ही देखते वहां शवों का ढेर लग गया। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। म्यांमार की सेना की तरफ से किए गए इस हमले की यूएन ने भी निंदा की और हमले को परेशान करने वाला बताया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में विद्रोही गुटों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, जिससे वहां की सेना बौखलाई हुई है और विद्रोही गुटों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है। यही नहीं, म्यांमार की सेना आम लोगों को भी निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में वहां इस तरह की 135 घटनाएं हो चुकी हैं और पिछले साल सिर्फ हवाई हमलों में 460 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि म्यांमार की सेना लोगों को मारने के लिए जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है वो रूस और चीन के हैं। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम फिर शुरू हो गया, जिसकी जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने दी। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ने फिर से कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया, जो 90 दिनों में 60 से 70 लाख खुराक मुहैया कराएगा। वहीं फिर से बढ़ते कोरोना के बीच उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और बूस्टर डोज लेने की अपील की। उधर रूस के हमले के खौफ में जी रहे यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि रूस ने कई बार ये संकेत दिए हैं कि यूक्रेन के बाद उसका अगला निशाना मोल्दोवा है और मोल्दोवा पर रूस के इस गुस्से की वजह भी है, क्योंकि छोटा सा देश मोल्दोवा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। जंग शुरू होने के बाद से ही वो यूक्रेन के साथ है। इतना ही नहीं, नेटो का सदस्य नहीं होने के बाद भी वो सालों से उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। जबकि कुछ रोज पहले ही वहां की राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी और इसी बात ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया, क्योंकि यूक्रेन ने भी नेटो में शामिल होने की जिद की थी। माना जाता है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और अब उसके निशाने पर मोल्दोवा भी आ सकता है, जिससे निपटने के लिए मोल्दोवा में तैयारियां भी शुरू कर दी गई। वहां से आए एक वीडियो में उसकी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती दिखाई दी, जो रूस के हमले से बचाव के लिए तैयारियों में जुट गई, क्योंकि मोल्दोवा को भी मालूम है कि देर सवेर वो पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन का यह पड़ोसी भी उसी की राह पर चल पड़ा है और नेटो जैसे एक बड़े संगठन का हिस्सा बनना चाहता है, ताकि रूस की रोज रोज की धमकियों से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन उसकी ये चाहत ही उसके लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। रूस के विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोल्दोवा अगला यूक्रेन हो सकता है, यानी अगर वो नेटो में शामिल होने की सोचेगा तो रूस उस पर भी मौत बरसा देगा। और उनके बयान ने मोल्दोवा के माथे पर पसीना ला दिया था। इसके साथ ही उसका डर इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में मजबूत होती जा रही है और यूक्रेन के उसी हिस्से से मोल्दोवा की सीमाएं लगती हैं। रूस के कब्जे वाला मारियोपोल तो वहां से 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। मतलब यह कि रूस जब चाहे तब मोल्दोवा को मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसी वजह से मोल्दोवा ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसकी सेना ने मिलिट्री ड्रिल करके जंग की अपनी तैयारियों को परखा। हालांकि मोल्दोवा की ये तैयारी उसी के एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच मौजूद ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस ने पहले से ही मोल्दोवा की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि रूस के समर्थन की वजह से ही ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद अलगाववादी मोल्दोवा को आंखें दिखाते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने मोल्दोवा की मिलिट्री ड्रिल को तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। अलगाववादियों के मुताबिक मोल्दोवा सैन्य अभ्यास करके उकसाने वाला काम कर रहा है,
इस धमकी को देखें तो आने वाले दिनों में मोल्दोवा पर खतरा और बढ़ सकता है। इधर दिल्ली के सादिक नगर इलाके के द इंडियन स्कूल में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्कूल को खाली कराया गया। हालांकि वहां बम होने की खबर महज अफवाह निकली, लेकिन पहले बम होने की खबर से वहां अफरा तफरी मच गई। सभी को फौरन बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड ने वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है और उसके बाद छानबीन भी की गई है। पुलिस ने तलाशी पूरी होने पर इस खबर को फर्जी बताया। सारा कुछ हमने चेक कराया। पुलिस के मुताबिक पहले भी इस स्कूल को धमकी भरी ईमेल आई थी, जिसे जर्मनी के सर्वर से भेजा गया था। इस बीच पटना एयरपोर्ट पर बम की खबर अफवाह निकली। पुलिस के मुताबिक फोन के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम होने की सूचना की खबर के बाद यहां पर पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर भिड़ गए। इस बार भी लड़ाई नगोर्नो कराबाख के लिए हुई है। दोनों पड़ोसियों की सेनाओं ने नगोर्नो कराबाख के पास एक दूसरे पर जबरदस्त गोलीबारी की है, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मेनिया ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, वहीं अजरबैजान ने अपने 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख के पास काम कर रहे उसके सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अजरबैजान का दावा बिल्कुल उलट है। वो कह रहा है कि आर्मेनिया की फौज ने उसके सैनिकों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मुझे मालूम बड़ी उमस है और बड़ी गर्मी है, और किसी ने तो आज कहा कि जो इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में उसने तो और भी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। यकीनन उस पर बातचीत हुई, मायावती जी ने इंक्वायरी की, उच्च स्तरीय जांच की मांग करी, अखिलेश जी ने भी बात कही और तमाम पॉलिटिकल दायरे से बात निकलकर सामने आई। ऑफकोर्स मैं बात करूंगा, लेकिन आज मैंने जो मुद्दा चुना था वो विपक्षी एकता चुनी थी कि विपक्षी एकता में कहां दिक्कत कहां। तो जरूर किस पे बोलना है आपको? विपक्षी एकता पे बोलना है। अच्छा तो ठीक है, विपक्षी एकता से बात कर लेंगे तो हमारे लिए सहूलियत ये होगी कि आम आदमी पार्टी से हम तुरंत पूछ लेंगे फिर। ठीक, तो आप बोलिए क्या नाम है आपका? गगन कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? दरभंगा बिहार के। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ, विद्यालय चला रहा हूँ, 2 बिहार में, 2 यहाँ बहादुरगढ़ में, हरियाणा में। 4 विद्यालय चला रहे हैं। मैं कुछ मुद्दा है विपक्षी एकता पर मैं बोलना चाहूंगा। एक मेरा नवयुवक साथी अभी बोला था, जो पेपर जो होते हैं ना वो लीक हो जाते हैं। मन पर डोंट माइंड इट, जो मैं बोलने जा रहा हूँ सभी प्रवक्ता के लिए ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है, ओनली बीजेपी। देयर इज अ रीजन आई एम टॉलिंग अबाउट। कौन बोल रहा है ये बात? बोलने दो यार, बोलने दो। क्या बोला आप? बोलिए ना, आप क्या बोले? मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है, हमने सुन ली बात आपकी। आप मान्यवर में आप ये मेरी बात सुनिए, परेशान मत हो। अगर ये सच नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम अपनी बात करना, लेकिन इसको कहने दो। बोले जी
मान्यवर समाजवादी पार्टी के प्रवर्तक इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 6 अप्रैल को यहाँ आया था, मैं उनका जो देखा ना, गुड। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका ही बेटा बनेगा। बिहार में लालू जी का ही बेटा बनेगा। मेरे टीचर गोल्ड मेडलिस्ट मैथ के टीचर हैं, यादव हैं, लेकिन उनको नौकरी भी सरकारी मुहिम नहीं होगा। कांग्रेस, आप सुन लीजिए, कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, भारत एकता की बात करते हैं आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक किया था, और सम्मान देने की बात जब आई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप लोग नाम नहीं लेते। ये है परिवारवाद। बीजेपी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री, इसकी गारंटी नहीं है। योगी जी को भी खुद नहीं पता था। दैट्स एनफ सर। खत्म। आम आदमी पार्टी खड़ा हो जाए। मुझे मौका मिल गया कि वो अतीक से मामला हटा के मैं इधर ले आया, क्योंकि मुद्दा आज मेरा इधर यही था। आपसे तो एक ही सवाल लोगों ने कहा कि पूछा जाए, वो बीजेपी ने एक्चुअली में पूछा है। उन्होंने कहा कि हाँ, कि ये बताइए कि क्या लालू जी कट्टर ईमानदार हैं। बोले ये आम आदमी पार्टी से पूछा जाए कि क्या लालू जी कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, पहली बात तो ये सवाल, वैसे एक बात सुनिए, सवाल अगर ज्यादा कठिन है तो छोड़ा जा सकता है। देखिए भाई, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमारी पाठशाला में तो ये भी रहता है कि जो आता हो प्रश्न उसी का उत्तर दीजिए। खामखा मत फंसिए, चक्कर में नहीं है फंसिए। नहीं सवाल का जवाब देना तो मत दीजिए। कोई जरूरी थोड़ी ना कि कल फिर से लगेगी बात। कल कहाँ जाना हुआ आपका? बीना, मध्य प्रदेश। रुकिए, पहले आप आम आदमी पार्टी वाला बोलेगा। पहली बात तो आम आदमी पार्टी है, जिसको लोग कहते थे कि एक पार्षद में नहीं जीतेगा, वो 10 साल में इस देश की तीसरी सबसे बड़ी। बहुत बहुत बधाई है आपके लिए, और इसके लिए अब बड़ा अचीवमेंट है, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। तो इस लोकतंत्र में इस जनता ने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, इस राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। नो कविवर, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। ये प्रजातंत्र, और ये बात सच है कि 10 साल के अंदर ये हुआ, और इसके लिए इनको साधुवाद जी। आज देश में सिर्फ 3 ही मात्र ऐसी पार्टियां जिनकी एक से ज्यादा प्रदेश में सरकार है, तो इस जनता को शुक्रिया। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस को आप रिप्लेस कर देंगे। जो भी जनता के लिए काम नहीं करेगा उसको रिप्लेस कर देंगे। तो फिर एकता कैसे होगी? एकता बनाएंगे, मुद्दों पे बनाएंगे। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है मुद्दों पे राजनीति करेंगे तो आएंगे। हम सरकार बनाने के लिए नहीं आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति अफजल गुरु को जो शहीद मानती हो पार्टी पीडीपी, उसके साथ आप सरकार बना लीजिए मुफ्ती जी के साथ, क्योंकि सरकार बनानी है। हम कहते हैं अगर आप देश में रोजगार दोगे तो हम साथ आ सकते हैं। अगर आप घबराइए ना, मैं आपकी बात नहीं करूंगा। चुपचाप खड़े रहिए। आप बात नहीं कर रहे। नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी से भी चुपचाप खड़े रहिए। नहीं खड़े रहिए। मुझे, क्योंकि मुझे बेरोजगारी पे करिए, लेकिन मुझे मेरा सवाल है, पहले पूछ लेने दीजिए। मुझे मेरा पहला राइट मेरा है। मुझे फिर एक सवाल आपसे भी पूछना है कि आप कहते हैं कि अफजल गुरु वाली बात बिल्कुल सही है। इन्होंने पीडीपी से बनाया और इनकी इतनी टांग खींची गई बीजेपी वालों की कि ये अभी तक नहीं बचा पाए, करा रहे हैं अभी भी उस मुद्दे पे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ क्या हुआ फिर जब वो एनसीपी के साथ, और उन्होंने कहा कि सावरकर जो है इस मुद्दे पे नहीं बोलोगे, तो इस मुद्दे पे तो फिर आप नहीं बोले कुछ। वो सावरकर के मुद्दे पे चुप हो गए, एनसीपी के साथ चले गए। वो वहां पे उधर बोले नो, इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे आप सावरकर के मुद्दे पे। फिर विपक्षी एकता कैसे होगी? नहीं, हम आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है कि भारतीय। अरे सर, तो अकेले थोड़ी चुनाव लड़ लेंगे आप। यू हैव टू बी यूनाइट। आज देश में आपने देखा G8 मुख्यमंत्रियों का कैसे सम्मेलन हुआ। आम आदमी पार्टी सीधे बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 52 साल तक तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर नहीं फहराई। कौन बोलता है कि ये देशभक्त पार्टी है? आज विपक्ष के सभी लोग इकट्ठे हैं, मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या है, मोदी जी ने एक ईडी बैठा रखी है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, और ये कहते हैं कि हम ईडी से सरकार चलाएंगे। ये सोचते हैं कि देश के नेता ईडी से डर जाएंगे। तानाशाही का बहुत बड़ा दौर इस देश ने देखा है। इंदिरा गांधी के
400 सीटों का दौर इसने देखा है। क्या इस देश का लोकतंत्र डर गया? ये नेता डर गए? इस देश ने लोहिया पैदा किया है, जेपी पैदा किया है। ये किसी मोदी से डरने वाले नहीं है। आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ पाए रुको, क्योंकि बहुत उतावलापन है आप में, बहुत ज्यादा। इतना अच्छा नहीं लगता। मैं आया बेटा, आ रहा जी। हाँ जी प्रतीक जी, ब्रेक से जाने से पहले बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया था जो अक्सर बोला जाता है जनता के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए ये कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या कांग्रेस पार्टी कभी चर्चा करती है कि 1883 से लेकर 1913 तक इन्हीं के राजस्थान में इनकी सरकार है? भील के वीरों ने आंदोलन किया था मनगाड़ में जाकर, क्या उसकी चर्चा होती है जनजातियों की? क्या उन शहीदों की चर्चा होती है? या हमेशा अपने सत्ता भूख वाले लोगों की चर्चा लाते हैं? जनजातियों को, उन सारे वीरों को दरकिनार करके रखे हुए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आंदोलन, ये शहीद की बात करते हैं 1947 के आजादी के बाद, चाहे 1951 हो, 1952 हो, 1954 हो, गोवा के अंदर भी आजादी के बाद जब तिरंगा फहराया गया था तो जनसंघ के सचिव ने जाके फहराया था, कोई कांग्रेस ही नहीं था। आजादी के बाद की लड़ाई। दो बातों का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं बार बार आम आदमी पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी देश में एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसके शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में बैठे हैं। अब आई इनकी बात, झंडे पे और तिरंगे पे चर्चा। कैसे एकता करेंगी बताइए, मुश्किल है। कैसी एकता की बात करें? ये वही है ना जो हमारे खिलाफ इन्हीं सड़कों पे तिरंगा लेके गए थे और क्या कहा था? शीला दीक्षित। तो पुरानी बात हो गई। पुरानी है। इन्होंने हम पे इल्जाम लगाए थे कि हमने भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए एक भी केस? प्रतीक जी, मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से खड़ी हूँ और बोल रही हूँ, क्या संदीप दीक्षित जी, जिनके ऊपर इन्होंने बार बार इल्जाम लगाए थे, क्या आज तक उन पे कोई इंक्वायरी हुई या कुछ प्रूव हुआ? क्या शीला दीक्षित जी पे कुछ प्रूव हुआ? लेकिन इनके 3 मंत्री, चाहे पंजाब का मंत्री हो, चाहे दिल्ली के 2 मंत्री हो, जिन्हें आज तक बेल तक नहीं मिली है, तो ये ना बताए इन्होंने कैसे तिरंगे का अपमान किया है। फिर इन्होंने बात करी तिरंगे की। अरे जी, ये तिरंगे की बात कर रहे हैं जो कहते थे कि तिरंगे के तीनों रंग इस देश के लिए अपशगुन है। ये हमें बताएंगे तिरंगा क्या है? और ये बात, थोड़ा सा दूर हो जाइए, आपकी पूरी बात सुनी थी। फिर ये बात करते तिरंगे की, इनको याद है? इनसे पूछिए, इन्होंने अपने मुख्यालय पे आरएसएस के कब तिरंगा लहराया? और अभी जब मोदी जी ने मुहिम चलाई कि अपनी फोटो के साथ तिरंगा लगाइए, पूरे विपक्ष ने लगाया। इन्होंने क्या किया? इनके खुद के आरएसएस के सबसे बड़े नेता, उन्होंने 2 महीने तक तिरंगा की फोटो अपनी फोटो के साथ नहीं लगाई। तो बार बार तिरंगे की बात मत बोलिए। भारत माता की जय, ये बोलना भारतीय, ये बार बार बोलना और बोलना कि हम ही सिर्फ देश के लिए नहीं। अगर आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हैं, अगर जब रामचरितमानस का अपमान होता है और इनके नेता अभी तक खुले घूम रहे हैं और ये कहते हैं अरे राम जी ने सिखाया है कि किसी निर्दोष को अंदर नहीं करना, रामचरितमानस को फाड़ने की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे सरकार पे आते हैं और अब सत्ता के लिए राम जी को किनारे कर रहे हैं। जी मैं जस्ट होल्ड ऑन जी, माफी करता जी। प्रतीक जी, अगले साल जो है ना, मैं एक फाइट करने जा रहा हूँ द ग्रेट खली से। आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मैंने ध्यान नहीं था उधर, मैं जनता की तरफ देख मैं अगले साल जो है 2024 में ग्रेट खली से लड़ने वाला हूँ। ग्रेट खली से? मैं समझ गया, इतना तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप 24 में क्या होना है देश में सबको मालूम है, लेकिन आपने क्यों कहा, ये क्यों रूपक बांधा है ऐसा, तो मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है। फ्यूज बल्बों की झालर नहीं बनती विपक्षी एकता, कुछ नहीं होने वाला। फिर मोदी 400 सीटें लेके आने वाले हैं। 400। ये जितना एकता दिखाएंगे मोदी जी का ग्राफ उतना ही बढ़ना है। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कि 400 सीटें बीजेपी की आएंगी आएंगी आएंगी। कहां से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? जी। पन्ना से? आज मध्य प्रदेश के लोग बहुत हैं, बीना से भी हैं। आ रहा हूँ, लाजपत नगर, खड़े रहो। प्रतीक जी, जो मेरी जंग का जो आधार जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो आप समझ गए। तो इनकी जो एकता का आधार है, जो बुनियाद है, वो 3M के ऊपर है। 3M से मतलब माइक, माला और मंच। इन पार्टियों के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को दिल्ली में देगी? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? देखिए वहां पे सीधा सा फॉर्मूला रखा है। नीतीश जी ने कहा कि जो रीजनल पार्टीज हैं वहां पे उनको प्रमुखता दी जाए और कांग्रेस इस बात को समझे। तो मैंने 3M इसीलिए तो बोला है ना। एकता सिर्फ माइक पे है, माला के लिए है और मंच के लिए, जिससे टीआरपी। नहीं, ये आप टॉन्ट करते हैं, ये आप टॉन्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, मैं चलो आपकी बात को बड़ा कर दूं। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल है कि ये जो है बहुमत में आ रहे हैं, नेतृत्व किस तरह से चुनाव करेंगे? ये कौन सा ऐसा दल है जो 100 की संख्या चुनने पार करने जा रहा है? क्या ये कहते हैं कि हम सारे लोग एक हो गए
तो आपको 100 के पीछे कर देंगे। इनकी कितनी है? कितनी है इनकी? प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य से बनता है भाई, एमएलए नहीं बनाते। कितने हैं भाई? जी ये चंद्रशेखर जी की पार्टी की सीट भूल गए होंगे कितने आए होंगे। मुझसे तो सीनियर है, राजनीति में बहुत जानते होंगे। कैसे प्रधानमंत्री बन गए थे? इस देश का, भारत का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, इस तरीके से इसको मत कहिए। ओ माय गॉड, हटो इधर। तो पूरी अवसरवादिता का लक्षण है आप में। ये मौका लगा तो वैसे बन जाएंगे। गजब। आया 2 बार जो है इस तरह का वो समय आया 77 में, जब कांग्रेस वर्सेस एक पार्टी जो एस्टेब्लिश हुई, जनता पार्टी, वामपंथी, सब मिलाकर एक, तब जाके बहुमत मिला। दूसरी बार विषय आया 96 में, उस समय भी कांग्रेस की सीटों की संख्या 150 से ऊपर थी। तो भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बी सीरियस, कौन सा ऐसा आपका आधार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो 100 सीट से ऊपर लेकर आने वाली है? प्रतीक जी, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे सब विद्वान हैं, सब जानते हैं कि हमारा भारत का लोकतंत्र कैसे अपना नेता चुनता है, कैसे प्रधानमंत्री चुनता है। चुनाव तो होने दीजिए, जब ये जनता रोजगार पर, महंगाई पर वोट देगी ना, आप जितना भी आया प्रतीक जी, मेरे ना बीजेपी से सवाल है। हम बीजेपी से एक सवाल पता करते हैं, जब भी हम कोई बेसिक बातें करते हैं रोजगार की, महंगाई की, तो ये दिमाग क्यों हमारा बस कर देते हैं। हमें कहते हैं दिमाग अपने काबू में रखो। काहे नहीं रख रहे हो दिमाग काबू? हम कहते हैं सिलेंडर क्यों महंगा हो गया, हमने राम मंदिर नहीं बना दिया। हम कहते हैं आटा महंगा हो गया, 370 नहीं हटा दी। अरे हम कहते हैं तेल महंगा हो गया, कहते हैं हमने आपको वो जीएसटी नहीं लगा दी। तो ये चीजें मुद्दे भटकाती है, बेरोजगारी। अब तो इतनी महंगाई हो गई है, दिल्ली पुलिस कहती है हमारी तनख्वाह में गुजारा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मैं आया। ठीक है, कहने का हक है सबको, कहने का हक है। नहीं मैं आ रहा हूँ, बीना से आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सिर्फ एक ही नेता हुआ है जिसने विपक्ष को एक किया है, वो है श्रीमान अटल बिहारी जी वाजपेयी। इसके अलावा ना कोई इस देश में नेता होगा और ना है। जी। अरे कितना तो पानी बह गया गुरुजी, वहीं रुके हो अभी भी। जी। पहले नमस्कार सर। सर ने बात करी रोजगार के लिए। रुको भाई, लड़ाई झगड़ा करोगे तो मैं भगा दूंगा। अरे बोल तो लिया सवाल, और कितना बोलोगे? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपनी बुद्धि काबू में रखो। हाँ जी। सर ने बात करी नौकरी के लिए, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। मैं नोएडा से हूँ सर। नोएडा में जो योगी सरकार है, मेरे पे आज 2 काम है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है और मैं नौकरी भी करता हूँ। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहली नौकरी छोड़ी 1 महीने के अंदर में दूसरी नौकरी मेरे हाथ में थी। बताइए सर, नोएडा में क्या प्रॉब्लम? वो यूपी नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे करेंगे सर? अब सर किसी को करनी नहीं है, वो बात अलग है। दिलाओ नौकरी। सर अगर इनको नौकरी चाहिए तो सीएम साहब को भेजें, इनके जो स्किल्ड है उसके हिसाब से नौकरी मिल जाएगी उनको। भैया जी धीरे से सुनो भाई, मैं बहुत भाषण देना तो अलग बात, सवाल पूछना तो सवाल पूछो। भाषण नहीं दूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये कि एक आदमी अगर मुसलमान पकड़ा जाता है तो सारे टीवी चैनल 1 महीना तक दिखाते हैं। अब नरेला में हिंदू भाइयों के यहाँ 10 ग्रेनेड बम मिले हैं, क्या उन्हें आतंकवादी की पदवी मिलेगी? कोई चैनल उन्हें दिखाएगा? एक बात मैं देश के हिंदू भाइयों को सच बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से मेरे दोस्तों। ये जो आज झूठ बोल रहे हैं ना, प्रतीक भाई फिर मौजू पे लौट करके आता हूँ। विपक्षी एकता की बात हो रही है। मेरे पास सारी दवा है, लेकिन अफवाह और झूठ की दवा नहीं। झूठ और अफवाह की दवा नहीं है। जी। इस भारत की संस्कृति जो है वो अनेकता में एकता की बात करती है। यहाँ पर अनेकता में एकता की बात होती है तो मुझे लगता है देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम होता है। ऋषभ भाई जिम्मेदारी से बताइएगा, कर्नाटक चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हार होती है तो हार का श्रेय किसके सर पे बांधा जाएगा? जीत का श्रेय तो हमें पता है कि कौन अपने चेहरा बांधता है, हार का चेहरा, क्योंकि गुजरात के अंदर तो मोदी जी का चेहरा था, लेकिन हिमाचल के अंदर किसका चेहरा था? सवाल मेरे से दीदी, हार का आपको सपना आ रहा होगा, हम तो जीत रहे हैं, हमें हमेशा जीत का सपना आ रहा है, हमें तो कोई सपना नहीं आ रहा। दूसरी बात, मैं आज की एकता की बात कर रहा हूँ। 2019 का वो ब्रिगेड ग्राउंड, 2019 का वो ब्रिगेड ग्राउंड देश नहीं भूला है, जब कोलकाता में सारे विपक्षी खड़ा होकर हाथ उठाकर कह गए थे, उसमें श्रेय दिए शरद यादव जी हम नहीं रहे। बहुत सम्मान के साथ उनको कहता हूं, उन्हें कहा था बोफोर्स की लूट, सच्चाई खुद से निकल आ गई कि सारे लुटेरे एक साथ हैं। और सतपाल मलिक साहब ने पूर्व गवर्नर रहे जम्मू एंड कश्मीर के, जब धारा 370 उठाई तब दे गए।
धारा 370 हटने के बाद सतपाल मलिक साहब को गवर्नर बनाया गया और राम माधव साहब के ऊपर आरोप लगा रहे। क्या कार्रवाई हुई? क्या सीडी, ईबीआई, इनकम टैक्स गई उनके पास? जी बिल्कुल, ये सवाल पहले शुरुआत में। नमस्कार।